गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 17/9/2021, 9th H1 एंड H2 मैथ्स 2 मैथ्स 2 में हम लोग कर रहे हैं थर्ड चैप्टर त्रिभुज, और इसमें प्रश्न संग्रह 3.1 हम लोग का चल रहा था, और जिसमें हम लोग ये 8 सवाल कर चुके थे। कल 8वां सवाल मैंने बताया था लास्ट में आपको। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल आप लोग को रिड्यूस कर दिया गया है इस वर्ष, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। आप अपने अभ्यास के लिए इसे कर सकते हो, अपनी जानकारी के लिए। वैसे आसान ही था, कुछ कठिन नहीं था। करना क्या था बता ही देता हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 70 अंश और बी देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये बी और 70 अंश शीर्षाभिमुख कोण है, तो बी का माप भी 70 अंश ही हो जाएगा ना। शीर्षाभिमुख जानते हो ना, जब दो कोण एक्स जैसा आकार जब बनता है, एक्स के जैसा, तो जो सामने सामने वाले कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण का माप हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ 70 अंश और ये बी दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो इसलिए बी का माप 70 अंश होगा। ऐसे ही बताओ, ये सी और 100, ये जो कोण सी है और ये जो 100 अंश का कोण है, ये किस तरह के कोण बना रहे हैं आपस में? टी जैसा आकार बन रहा है, टी जैसा आकार बन रहा है, देखो। हाँ सर। तो टी जैसा आकार बन रहा है, तो किस तरह, कौन से कोण हुए ये? रेखीय उगल कोण। रेखीय उगल कोण में के मापों का योगफल कितना होता है? 180। 180 होता है। तो इसका मतलब जब ये 100 है तो सी कितना रहेगा? 80। 80 रहेगा। तो बी 70 मिल गया, सी 80 मिल गया। अब हम लोग ए निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूरस्थ अंतःकोणों का भी यूज कर सकते हो आप। आपको पता ना, तो दूरस्थ अंतःकोणों का योगफल हमेशा बहिष्कोण के बराबर होता है। तो बहिष्कोण का माप 100 है, बी का माप 70 है, तो ए कितना रहेगा? हाँ सर। कितना? 10 कैसे रहेगा बेटा? बी और ए को प्लस करने पे 100 आना चाहिए ना। तो 90। बी 70 है, बी का माप 70 है, तो ए कितना रहेगा? टोटल 100 आना चाहिए। 110 नहीं बेटा, 30। 30 होगा। यस, 70 प्लस 30 करेंगे तो ही 100 आएगा ना। तो ए का माप 30 हो जाएगा दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। तो ये सवाल आसान था, लेकिन रिड्यूस किया गया है, परीक्षा में नहीं है। तो अपने अभ्यास के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए 10वां सवाल करते हैं। 10वें सवाल में देखो, इस तरह से आकृति दी है, डीई और जीएफ समांतर है। ये डीई और जीएफ ये समांतर है। तो अगर मैं इसको नोटबुक में भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, डीई और जीएफ ये परस्पर समांतर है। आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में डायग्राम बना लीजिए, मैं भी वही कर रहा हूँ, ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जीएफ नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं।
मैथ्स 2 में पहला स्टेप यही होता है कि डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर DE और GF ये दोनों समांतर हैं, और EG और FG ये जो दो किरणें हैं, EG और FG, ये कोण DEF की समद्विभाजक है, और ये वाली किरण कोण DFM की समद्विभाजक है। इसलिए देखो यहाँ पर इक्वल के निशान भी लगाए गए हैं, यहाँ संकेत के द्वारा भी दर्शाया गया है। ये EG बड़े वाले कोण E की समद्विभाजक है, इसलिए देखो डॉट डॉट किया गया है, ऊपर भी डॉट नीचे भी डॉट। फिर ऐसे ही ये जो FG है ये बड़े वाले कोण F की समद्विभाजक है, इसलिए दोनों छोटे छोटे कोणों पे समान चिन्ह से दर्शाया गया है इसे। तो सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि कोण DEF बराबर EDF। DEF ये कोण और EDF ये वाला कोण, यानी बड़ा वाला कोण E और ये कोण D, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं। फिर दूसरा भी है, दूसरा हम बाद में देखते हैं, पहले एक तो करने की कोशिश करते हैं। हमको क्या सिद्ध करना है कि ये बड़ा वाला कोण E और ये जो कोण D है ये बराबर है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखो ये ED और ये FG ये दोनों समांतर हैं कि नहीं? अरे बेटा कुछ रिस्पांस तो दो, तो मैं समझा पाऊंगा आगे। हाँ ना, कुछ बोलिए तो सही। हाँ देखो, ओके ओके ओके, देखो हमको ये बड़ा वाला कोण E और ये कोण D बराबर सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि बड़ा वाला कोण E किसके बराबर हो सकता है। आप लोग बता सकते हो बड़ा वाला कोण E किसके बराबर दिख रहा है आपको को? बड़ा वाला कोण E, ये जो कोण DEF है ये किसके बराबर हम लोग बता सकते हैं? कोण DEF, देखो कोण DEF और कोण GFM ये F जैसा आकार बना रहा है कि नहीं? कोण DEF और कोण GFM F जैसा आकार बना रहे हैं, और ये समांतर भी है DE और GF। इसका मतलब ये जो कोण DEF है ये कोण GFM के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ, ये इसके बराबर हो गया। फिर देखो ये जो कोण अभी हमने DEF के बराबर बोला, ये वाला कोण DFG के भी तो बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक है ये जो GFM है ये कोण GFD के बराबर है कि नहीं? है सर। यस। और GFD देखो, कोण GFD और ये कोण D Z जैसा आकार बना रहे हैं। हाँ सर। तो GFD जो है कोण D के बराबर हो गया, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? D जो है कोण E के बराबर हो गया ना, हाँ। क्योंकि यहीं से शुरुआत किया था हमने, वापस D तक पहुंच गए। सॉरी, इसको तो फिर से बता रहा हूं मैं। देखो ये जो कोण E है मतलब कोण DEF है ये कोण GFM के बराबर है, GFM ये कोण GFD के बराबर है, GFD ये कोण D के बराबर है। तो इसलिए कोण E और D भी बराबर हो गए। हाँ सर। कोण DEF और कोण EDF बराबर हो गए। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करना है, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में अपना बन चुका है। यहाँ पर दत्त जो भी जानकारी सवाल में दी गई है वो आप दत्त की हेडिंग डाल के लिखना है आपको। और सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, सॉरी हल क्या करना है,
अच्छा, सिद्ध करना है, सॉरी, साध्य बराबर लिख रहा था मैं। हमें सिद्ध करना है कोण DEF बराबर कोण EDF बराबर कोण EDF। तो जैसा मैं समझा रहा था आपको, कोण DEF देखेंगे, यहाँ पर उपपत्ति लिख देता हूं मैं, उपपत्ति। यहाँ पर हमें समांतर दिया है DE और ये GF, ये समांतर दिया है। समांतर ऐसे लिखा जाता है, संकेत है समांतर लिखने का, ये दिया गया है दत्त। अब हमें DEF EDF के कोण EDF के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे DEF किसके बराबर लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, ये कोण DEF और कोण GFM ये संगत कोण बन रहे हैं। तो कोण DEF बराबर होगा कोण GFM के, नंबर 1। कारण क्या हो गया इसका, क्यों बराबर हैं दोनों, संगत कोण है ये। फिर देखो, ये जो GFM है, ये कोण GFD के बराबर होगा। ये जो कोण GFM हमें मिला है, कोण GFM, ये किसके बराबर होगा, कोण GFD के, क्योंकि ये FG जो है वो समद्विभाजक दी गई है DFM की। तो ये जो कोण GFM मिला है, ये बराबर होगा कोण GFD के, GFD के, नंबर 2। इसका कारण क्या लिख दोगे, ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं, दत्त लिख दो आप, दत्त लिख सकते हैं, क्योंकि समद्विभाजक दिया था, ये FG समद्विभाजक था। उसके बाद ये जो कोण GFD हमने लिखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण EDF के बराबर हो जाएगा। GFD और कोण EDF दोनों Z जैसा बन रहा है। तो ये कोण GFD ये किसके बराबर होगा, कोण EDF के बराबर होगा। EDF के एकांतर कोण है, कोण EDF के, नंबर 3 इसको बोलेंगे। और इसका कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण। तो अब देखो 1, 2 और 3 से क्या समझ में आ रहा है, 1, 2 और 3 से क्या मिल रहा है। देखो DEF GFM के बराबर है, कोण EF के बराबर है F, ये वाला F इस कोण F के बराबर है, और ये वाला जो कोण F है वो D के बराबर है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। हाँ, तो 1, 2, 3 से क्या समझ में आया, कोण DEF बराबर कोण EDF। तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, ये यहाँ पर सिद्ध होता है। अब दूसरा चीज़ क्या सिद्ध करना था, ये पहला तो हमने सिद्ध कर लिया। दूसरा एक और चीज़ सिद्ध करना है, किताब में देखते हैं। EF बराबर FG, EF बराबर FG, EF बराबर FG, ये भी सिद्ध करना है। हाँ, तो EF कहाँ पे है, EF ये रहा और FG ये रहा। तो EF और FG इसको बराबर सिद्ध करना है। सेकंड प्रूफ क्या करना है अपने को, EF बराबर FG। कोई भी दो भुजा अगर बराबर करनी है तो उसके सम्मुख कोण को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि EF और FG को अगर बराबर प्रूफ करना है तो उसके जो सामने वाले कोण हैं यानी ये कोण FG का सामने वाला कोण कौन सा है, ये कोण FEG है।
और कोण एफ ई का सामने वाला कोण कौन सा है? ये कोण जी है। ये दोनों कोण अगर बराबर सिद्ध हो गए तो ये डी हमारा ये भी सिद्ध हो जाएगा, ई एफ और एफ जी भी बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण पहचानने का तरीका आसान है। देखो यहाँ पर क्या गायब है? जी गायब है, तो ई इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ ये। फिर एफ जी में देखो ई गायब है, तो इसलिए एफ जी का सम्मुख कोण क्या होगा? एफ ई जी। तो ये सम्मुख कोण अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण सर्वांगसम है तो उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, ये नियम है। तो ये दोनों कोण कैसे सिद्ध हो सकते हैं? कोई आप लोग बता सकते हो? कोई बता सकता है? चलो मैं बता देता हूं आपको। देखो, आप सवाल में दिया गया है कि ये जो EG है ये कोण DEF की समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये छोटा वाला जो कोण E है ये ऊपर वाले छोटे कोण E के बराबर होगा कि नहीं? ये EG समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ना? हाँ सर। हाँ। उसके बाद देखो, ये जो ऊपर वाला जो कोण E है और ये जो कोण G है, एक अंतर कोण बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये छोटा वाला कोण E G के भी बराबर हो गया। ये छोटा वाला E नीचे वाले कोण E के भी बराबर है, और ये वाला कोण छोटा वाला कोण E ये G के भी बराबर है। यही कोण दोनों के बराबर है, छोटे वाले E के भी बराबर है और ये कोण G के भी बराबर है। तो ये दोनों भी बराबर हो गए कि नहीं? ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसकी सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, तो इसलिए EF और FG बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये कोण लिख देंगे कि ये जो कोण GEF है ये कोण DEG के बराबर रहेगा। कौन सा कोण? कोण GEF, कोण GEF ये किसके बराबर होगा? ये कोण GEF बराबर होगा कोण DEG के, कोण DEG के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि समद्विभाजक दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा दत्त। उसके बाद देखो, ये जो कोण DEG है और ये जो कोण G है ये भी बराबर होगा एक अंतर कोण। ये जो कोण DEG है, कोण DEG, ये जो कोण DEG है ये बराबर हो जाएगा कोण G के। मैं सिर्फ कोण G लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट G पे सिर्फ एक ही कोण बन रहा है, इसलिए कोण एक ही अक्षर से लिखेंगे तो भी चलेगा। ये दोनों कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक अंतर कोण है। अब ध्यान से देखो, इसको मैं कथन 4 लिख देता हूं क्योंकि 3 तक हम पहले लिख चुके हैं, चौथा ये पांचवा। अब 4 और 5 से क्या समझ में आ रहा है? देखो DEG इधर भी है, DEG इधर भी है, ये DEG ही इन दोनों के बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए कि नहीं? कोण GEF बराबर हो गया कोण G के 4 और 5 से। समझे कि नहीं ये स्टेप? है ना? DEG देखो GEF के भी बराबर है, DEG कोण G के भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। यहां पर आप लोग पर्सनल चैटिंग मत करिए बेटा। तो अब यहां पर देखो, जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग इसकी सम्मुख भुजा लिख सकते हैं। इसकी सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी? बीच का अक्षर गायब कर दो, ई गायब कर दो। ये कोण ई है ना, तो ई गायब कर दो तो क्या बचेगा? GF यानी FG। इसका सम्मुख कोण हो गया FG। अब ये देखो कोण G है तो G गायब कर दो,
तो क्या बचेगा, ई एफ। यस। तो सिद्ध हो गया, देखो ई एफ बराबर एफ जी। इसका कारण क्या लिखोगे, ये दोनों भुजा क्यों बराबर है, क्योंकि ये सर्वांगसम कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। सर्वांगसम कोणों की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं। तो ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। तो यहां पर ये आपका जो अंतिम सवाल था 3.1 का 10वां सवाल, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये सवाल में कोई डाउट है तो मैं वापस से समझाऊं, समझ गए हो तो फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़े जाए। हाँ सर, समझ गए। ओके ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। 3.2 को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी है, वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता, कि सर्वांग सम त्रिभुज बोलते किसको हैं। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक है ए डैश बी डैश सी डैश, दूसरा है सॉरी A1 B1 C1 और दूसरा है A2 B2 C2। अगर इसमें से पहले त्रिभुज को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, जैसे यहाँ पर रख रहे हैं, देखो अगर हमको ये पहले त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, तो कैसे रखना पड़ेगा, B1 को किसके ऊपर रखोगे, ये जो पॉइंट B1 है वो कहाँ पे रखोगे, A2 के ऊपर रखोगे या C2 के ऊपर रखोगे या B1 के ऊपर रखोगे। मेरा प्रश्न समझा कि नहीं आपको। माइक ऑन करके रिस्पांस दीजिए प्लीज, नहीं समझा हो तो वापस बोलूं मैं क्या। नहीं सर। देखो समझ जाओ, ये दो त्रिभुज के आकार के दो टुकड़े हैं, एक है ए डैश बी डैश सी, ये एक त्रिभुज का टुकड़ा है, दूसरा एक टुकड़ा है A2 B2 और C2, ये त्रिभुज का दूसरा टुकड़ा है। अब मुझे इस टुकड़े को उठा के इस टुकड़े के ऊपर रखना है, लेकिन इस तरह से रखना है कि ये रखने के बाद फिर नीचे वाला ना दिखाई दे, ये त्रिभुज उसको पूरी तरह से ढक ले। जैसे ये मेरी एक उंगली है, इसके ऊपर मैं दूसरी उंगली रख दूं तो नीचे वाली उंगली नहीं दिख रही है ना, अभी पूरी तरह इस उंगली ने इसको पूरी तरह से ढक लिया। वैसे ही इस त्रिभुज के आकार के टुकड़े को इसके ऊपर रखना है, इस तरह से रखना है कि पूरी तरह से ढक ले। तो कैसे उठा के रखना पड़ेगा, B1 को किसके ऊपर रखोगे, हाँ B1 को B2 पे रखोगे, A1 को किसके ऊपर रखोगे, A2 पे, C1 को किस पे रखोगे, C2 पे। तो इसको एक के ऊपर एक अगर रखोगे इस तरह से, तो ये पूरी तरह से ढक लेगा, पूरी तरह से एक दूसरे को दोनों त्रिभुज ढक लेंगे। तो ऐसे जो त्रिभुज होते हैं जो एक के ऊपर एक रखने पर एक दूसरे को ढक लेते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। वो सर्वांगसम क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। जैसे A1 B1 A2 B2 ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, ऐसे B1 C1 की लंबाई B2 C2 की लंबाई बराबर होगी, A1 C1 की लंबाई A2 C2 की लंबाई बराबर होगी, उनके कोण भी बराबर होंगे। A1 का माप जितना होगा कोण A2 का भी माप उतना ही होगा, कोण B1 जितना होगा कोण B2 भी उतना ही होगा, कोण C1 जितना होगा कोण C2 भी उतना ही होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज समझ में आ रहा है आप लोग को। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, फिर और संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं। लेकिन इसमें संगति आप याद रखना बेटा, जैसे हमने B1 को B2 के ऊपर रखा है, तो B1 की संगति किसके साथ है, B2 के साथ है। A1 की संगति किसके साथ, A2 के
A2 के साथ। C1 की संगति C2 के साथ। हाँ C2 के साथ है। तो इस तरह से ऐसी संगति जब हम त्रिभुज सर्वांगसम लिखेंगे तो उनकी संगति के अनुसार ही लिखना पड़ता है। अगर संगति में गड़बड़ कर दिया तो फिर वो गलत हो जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि दो त्रिभुज को यदि सर्वांगसम सिद्ध करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर दो त्रिभुज है बेटा, एक है त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। यहाँ पर देखो कोण B पर जो निशान लगा है, कोण Q पर भी वैसा ही निशान लगा है। देख रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण B और कोण Q दोनों का माप बराबर है, दोनों कोण सर्वांगसम है। फिर कोण C का माप C पे जैसा निशान है, कोण R पे भी वैसा ही निशान है। कोण C पे जैसा निशान है, कोण R पे भी वैसा ही निशान है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोण C और कोण R दोनों के माप बराबर हैं, यानी कोण C और कोण R भी सर्वांगसम है। फिर देखो ये भुजा BC पर जैसा निशान लगा है, भुजा QR पे भी वैसा ही निशान लगा है। इसका मतलब भुजा BC और भुजा QR की लंबाई बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो कोण फिर भुजा फिर कोण इस तरह से आ रहा है। तो ऐसे दो त्रिभुज में, कोई भी दो त्रिभुज में अगर इस तरह से दिखाई दे, कोण भुजा और कोण बराबर हो, ये इतने लोग कैसे जुड़ रहे हैं लास्ट में? ये सब 9th वाले ही हैं जो आ रहे हैं अभी? नहीं सर, 10th वाले। 10th की क्लास है। 10th की क्लास में ये इसमें कैसे जुड़ रहे हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी हाँ 9th की क्लास में बंद कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये हम लोग कल करेंगे। तो आज आप लोग क्या करना, 9th वाले आज प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 गुड मॉर्निंग सर। बाय बेटा, बाय। बाय सर। कितने लोग ने अटेंड किया था लेक्चर? अब कैसे पता चलेगा? अब तो 10th वाले भी आ गए इसमें। सर 9th वाले गए। सब गए 9th वाले?